तो बच्चों लास्ट लेक्चर में जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग पढ़ चुके थे डाइजेशन के बारे में। हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो चुका था, हम लार्ज इंटेस्टाइन तक कवर कर चुके थे। कल आपका टेस्ट भी हुआ होगा। आई थिंक क्वेश्चन जो हैं वो आपको इजी लगे होंगे क्योंकि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे डाइजेशन से चैप्टर से, उसका नाम है एब्जॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा है वो डाइजेशन पढ़ा है। डाइजेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी में फूड किस तरह से डाइजेस्ट हुआ, ठीक है। अब वो डाइजेस्ट तो हो गया, लेकिन अब उसे क्या करना है? अगर सपोज कीजिए कि डाइजेस्ट हुआ फूड, अगर डाइजेस्ट हुआ फूड एक सेकेंड, हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो उसका बेनिफिट क्या होगा डाइजेस्ट करने का? क्योंकि डाइजेस्ट होने के बाद उस फूड के जो मटेरियल हैं, स्मॉल पार्ट्स हैं, वो क्या होंगे? वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे ब्लड के द्वारा। मोस्टली तो ब्लड के द्वारा होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन जो है अगर मैं बात करूं फैट का, लिपिड का, तो ब्लड के थ्रू नहीं होता, वो लिम्फ के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो यानी कि ब्लड और लिम्फ के द्वारा वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। कहां से? ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है ना। और बेसिकली अदर पार्ट से भी। ल्यूमन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारा जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, ठीक है ना। इंटरसेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर। सेल्स के अंदर डाइजेशन नहीं है, सेल्स के बाहर जो स्पेस है वहां पर डाइजेशन होती है, ठीक है। वहां से वो क्या कर लिया जाएगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो इस पोर्शन को, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब डाइजेस्टेड क्यों कहा? क्योंकि वो पहले डाइजेस्ट हो चुका है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था डाइजेशन की, क्या पढ़ा था? इट इज अ प्रोसेस इन विच नॉन डिफ्यूजिबल फूड इज कन्वर्ट इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल और डिफ्यूजिबल फॉर्म। पढ़ा था ना। यानी कि जब आपने डाइजेशन पढ़ा है उसमें आपने देखा है क्या कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स पार्ट था फूड का वो कन्वर्ट हो गया था किसमें? सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, ठीक है बच्चों। तो जब वो सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हुआ तो अब उसकी बारी आ गई किसकी? एब्जॉर्प्शन की। तो आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन। हेडिंग बनाएंगे बच्चों, एब्जॉर्प्शन। क्लियर? ठीक है। डाइजेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो एब्जॉर्प्शन में बच्चों मेरे साथ लिखेंगे आप, बेसिकली क्या होता है? द एंट्री ऑफ, लिखेंगे द एंट्री ऑफ डाइजेस्टिव डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस इनटू लिम्फ और ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अगर बच्चों रह भी जाए, पीछे रह जाए, तो आप रिकॉर्डिंग में से भी कर सकते हैं। यानी कि जब ल्यूमन में से डाइजेस्टिव एब्जॉर्बेबल या डिफ्यूजिबल फॉर्म को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है या उनकी एंट्री हो जाती है ब्लड के अंदर या लिम्फ के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो छोटी सी डेफिनेशन है, क्लियर। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता कहां कहां है, ये आपके लिए थोड़ा सा मेजर पॉइंट है बच्चों। थोड़ा लिखेंगे आप मेरे साथ। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन, कहां कहां एब्जॉर्प्शन होती है? अभी तक आपके माइंड में ये जा रहा होगा कि सर हमने जो पढ़ा है उसमें ये देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है। नो डाउट सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जब हम ये चीज पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, इसका मतलब कम भी कहीं ना कहीं होती है, कम अमाउंट में एब्जॉर्प्शन भी कहीं ना कहीं होती है, ठीक है। और वो पार्ट्स कौन कौन से हैं, बस वही हमने आज कंसीडर करने हैं। कौन कौन से? हमारे पास क्या क्या पार्ट है बच्चों? हमारे पास, सॉरी ये थोड़ा सा, हमारे पास जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, आप इसमें से 4 एरो निकालेंगे। नंबर 1
बकल कैविटी, नंबर 2 स्टमक, नंबर 3 स्मॉल इंटेस्टाइन एंड नंबर 4 दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है ना। तो हमारी एब्जॉर्प्शन जो है चार जगह पर हुई, कौन कौन सी हैं वो लिखेंगे मेरे साथ यहां पर। इन बकल कैविटी, ठीक है। सेकंड जो हमारी एब्जॉर्प्शन है दैट इज इन स्टमक, थर्ड जो है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, और फोर्थ जो है हमारी इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? विजिबिलिटी क्लियर है? थोड़ा सा आज हमारे ट्राइपॉड के अंदर ये, चलिए विजिबिलिटी क्लियर है? यस सर, मैसेज आया है। ठीक है, चलिए। तो ये बच्चों हमारे 4 पार्ट हैं जहां पर, ठीक है, हमारे जो 4 पार्ट हैं जहां पर एब्जॉर्प्शन होती है, चाहे वो थोड़ी हो चाहे ज्यादा। बच्चों हमें कॉम्पिटिटिव लेवल पे हर किसी को लेकर के चलना होगा, समझना होगा, ठीक है ना। चलिए, तो बकल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, हर जगह पर एब्जॉर्प्शन हो रही है। अब ये देखना है होती किस किस की है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे बकल कैविटी में एब्जॉर्प्शन ऑफ सम और एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स किसकी होती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स। फॉर एग्जाम्पल, क्या नाम है उसका बच्चों? लिखो मेरे साथ, सोर्बिटोल। क्या है? सोर्बिटोल, SORBITOL। बच्चों आपको याद है, जब कई बार आपने सुना होगा TOL कि किसी को दौरा पड़ता है, तो यहां उसकी टंग के नीचे एक टेबलेट रखी जाती है, सोर्बिट्रेट उसका नाम होता है, हार्ट शेप होती है, या कुछ टेबलेट होती है जिसमें लिखा होता है माउथ डिस्पर्सिबल, MD लिखा होता है उनके पीछे, MD, उसका नाम होता है माउथ डिस्पर्सिबल, जो माउथ में ही घुल जाएंगी। देखिए, जितनी भी चीजें बकल कैविटी में घुलेंगी, इसका मतलब, या एब्जॉर्ब होंगी, इसका मतलब एक सोच लेना बच्चों कि उनकी जो जरूरत है वो क्विक एक्शन के लिए है। क्यों? कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं बच्चों जो हम बिल्कुल ही सीवियर कंडीशन में लेते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी डिले हो जाए तो वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी लाइफ के लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई टेबलेट पहले माउथ में जाएगी, फिर वो इसोफेगस से होती हुई फिर वो स्टमक में जाएगी, स्टमक में जाके वो थोड़ा डाइजेस्ट होगी, फिर वो इंटेस्टाइन में, वहां से अगर वो डाइजेस्ट एब्जॉर्ब होगी तो काफी टाइम ले लेगी और हो सकता है इतने में नुकसान हो जाए। तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो यहीं से ही, बकल कैविटी में से ही, जो इसकी लाइनिंग में ब्लड वेसल है वहीं से ही एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है ना। फॉर क्विक एक्शन आप यहां लिखेंगे, ऐसा यहां क्यों होता है? फॉर क्विक एक्शन, जिसमें डिले का कोई चांस ना हो, ठीक है बच्चों। सेकंड है बच्चों इन स्टमक। स्टमक में क्या होता है? लिखिए आप मेरे साथ, एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। जो है यहां पर क्या होता है? स्टमक के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है बच्चों, एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट या एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल अमाउंट, क्या क्या लिखेंगे मेरे साथ? अमाउंट ऑफ नंबर 1 ग्लूकोज, नंबर 2 वाटर, ठीक है। और एक पॉइंट आप मेरे साथ लिखेंगे यहां पर, अल्कोहल की कंप्लीट एब्जॉर्प्शन स्टमक से ही हो जाती है। अल्कोहल जो है, जो वाइन विस्की अल्कोहल ड्रिंक करते हैं,
ठीक है ना। तो उसकी जो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन है बच्चों वो कहां से हो जाती है, स्टमक से ही हो जाती है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि इनकी तो स्मॉल अमाउंट में होती है, बट अल्कोहल जो है कंप्लीट, अल्कोहल जो है कंप्लीट, कंप्लीटली जो एब्जॉर्ब होता है अल्कोहल वो कहां हो जाता है, वो हमारे स्टमक से ही कंप्लीट अल्कोहल एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये याद रखेंगे आप, डिफरेंस याद रखना है बच्चों, बस केवल यही पेपर में आना है, इससे अलग कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में लिखेंगे इट इज द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्यों, ये मेन साइट है बच्चों एब्जॉर्प्शन की, मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्यों है बच्चों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, आप साथ में लिख लो बेशक इसी के साथ ही आप लाइन कंटिन्यू कर सकते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि आपने पढ़ा है वहां पे माइक्रोविलाई होती हैं, वो क्या करती हैं बच्चों, एरिया बढ़ाती हैं ताकि एब्जॉर्प्शन जो है ज्यादा से ज्यादा हो सके, ठीक है ना। तो आप यहां लिखेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज सरफेस एरिया, और लार्ज सरफेस एरिया किसने बनाया था, याद है ना आपको, विलाई और माइक्रोविलाई ने बनवाया था, याद है ना बच्चों। पूरा लिखेंगे आप, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और यहां पर बच्चों क्या है, एब्जॉर्प्शन होती है किसकी, न्यूट्रिएंट की, किस किस फॉर्म में, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, वाटर। लिखो मेरे साथ साथ, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ठीक है, फैटी एसिड, पूरा लिखेंगे आप, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल एंड ग्लिसरॉल, वाटर, ठीक है। यहां से इन सब चीजों की क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। क्लियर, ये सिंपल है बच्चों, अभी हम डायग्राम के थ्रू भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे अभी यहां पर, एक्टिव पैसिव भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लिखो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड मोस्ट ऑफ द ड्रग्स। याद है ना बच्चों, आपको पढ़ा था हमने, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ water, minerals and most of the ड्रग्स। कंप्लीट बच्चों, दे पढ़ा था हमने पहले भी। तो ये था हमारा पार्ट के हिसाब से डाइजेशन के, कहां कहां पर डाइजेशन होता है, कितना होता है और किस किस का होता है। अब हम बच्चों इसके बाद पढ़ेंगे कि डाइजेशन जो है वो कैसे कैसे होता है, किस प्रोसेस से होता है डाइजेशन, सॉरी एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा बच्चों, क्या पढ़ा होगा कि जो एब्जॉर्प्शन है, जो एब्जॉर्प्शन है बच्चों वो बेसिकली 3 तरह का होता है। कितनी तरह का, 3 तरह का। कौन कौन सी हैं वो 3, एक्टिव, पैसिव और फैसिलिटेटेड। 3 एब्जॉर्प्शन की टाइप है बच्चों, एक्टिव, पैसिव एंड फैसिलिटेटेड, ठीक है ना। पहले तो आपको इनके मतलब पता होने चाहिए। अगर मान लीजिए किसी एब्जॉर्प्शन में एनर्जी यूज ना हो और वो एब्जॉर्प्शन अपने आप हो रही हो, विदाउट द कॉस्ट ऑफ, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, तो उसे बोलते हैं बच्चों पैसिव एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, पैसिव एब्जॉर्प्शन। इफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी मटेरियल और सब्सटेंस takes place without the expenditure of energy is called as passive, ठीक है ना, क्लियर हो गया। लेकिन अगर मान लो जो एब्जॉर्प्शन है अगर उसको करने में कहीं एनर्जी यूज हो रही हो, एटीपी यूज हो रहे हो,
तो उसे हम बोलेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या हुआ? इफ द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ और विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी और यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। एक ही बात है ना? अगर जिसमें हमारा एटीपी का खर्चा है, हमारी एनर्जी खर्च हो या एनर्जी यूज हो, उसे एक्टिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है। और बच्चों एक होता है फैसिलिटेटेड, एक होता है फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन। ये बेसिकली डिफ्यूजन के पार्ट है, अभी हम बताएंगे आपको। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एनर्जी तो लगती नहीं है लेकिन कैरियर मॉलिक्यूल काम करता है, कैरियर प्रोटीन काम करता है। ठीक है ना? यानी कि सपोज कीजिए इसे लेकर के जाना है, अगर ये विदाउट एनर्जी जाए तो पैसिव, अगर इसको ले जाने में एनर्जी लगे तो एक्टिव। लेकिन अगर इसको ले जाने में कोई स्पेशल पकड़ने वाला हो, लेकर के जाने वाला हो और वो लेकर के जाए और एनर्जी ना खर्च हो, तो ये वो कहलाती है फैसिलिटेटेड। क्या कहलाती है? फैसिलिटेटेड। ठीक है। तो चलिए आप हेडिंग बनाइए एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना? एब्जॉर्प्शन जो है कैसे होता है? एब्जॉर्प्शन का जो मेजर पॉइंट है दैट इज डिफ्यूजन। एब्जॉर्प्शन होता कैसे है? डिफ्यूजन से होता है। किससे होता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो पढ़ा है ना बच्चों आपने छोटी क्लासेस में। मेजर रोल किसका है एब्जॉर्प्शन में? डिफ्यूजन का। देखिए डिफ्यूजन आपने क्या पढ़ा? ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन पढ़ा होगा। द मूवमेंट or transportation of ions or minerals from higher concentration to lower concentration is called as diffusion. ठीक है ना? That is a simple diffusion. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर सपोज कीजिए एक जगह से दूसरी जगह पे आयन या मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो उसे डिफ्यूजन बोलते हैं। लेकिन ये डिफ्यूजन बच्चों तीन तरह का होता है। कितनी तरह का? तीन तरह का। एक, दो और ये तीन। ठीक है। कौन कौन सी है वो? वही सेम, एक्टिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, नंबर टू एक्टिव डिफ्यूजन एंड नंबर थ्री फैसिलिटेटेड। लिखे मेरे साथ, FACI फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। तो ये जो हमारी एब्जॉर्प्शन है डाइजेस्टेड फूड पार्ट की, ये तीन तरीके से होती है जो डिफ्यूजन के पार्ट है तीनों। ठीक है। ये विदाउट द एनर्जी, विद द यूज ऑफ एनर्जी एंड विद द यूज ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है। तो लिखेंगे इसके नीचे, इसके नीचे क्या लिखेंगे? देखिए मैं मतलब समझाऊंगा आपको। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आप एक वर्ड लिखेंगे पहला, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये क्या होता है सर? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये क्या होता है सर? देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास दो एरिया हैं ए एंड बी। ठीक है बच्चों। तो यहां पर मान लो मेरे पास किसी भी मटेरियल के बहुत सारे मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं। जैसे आपने छोटी क्लासेस में एक वाटर के जार के अंदर इंक वाला एक्सपेरिमेंट देखा था, और यहां पर यही मॉलिक्यूल देखो इतने कम पड़े हैं। कम है ना? है ना? तो अगर सपोज कीजिए कि यहां पर हायर कंसंट्रेशन है, यहां पर लोअर कंसंट्रेशन है, अगर हायर टू लोअर मूव करें मटेरियल और फिर बाद में यहां पर इक्वल हो जाए, इनका और इनका नंबर इक्वल हो जाए दोनों साइड में, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं अलोंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि क्या कह सकता हूं? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, हायर टू लोअर बोल सकता हूं मैं। ठीक है ना? यानी कि पैसिव डिफ्यूजन कहां होती है? सपोज करो कि ग्लूकोज पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल कोई भी मटेरियल पड़ा हुआ है, ये लो बच्चों ये इंटेस्टाइन है, ये ल्यूमन है इसका, यहां पर मान के चलो कि यहां पे कोई भी मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, ये लो, ठीक है ना,
और ये है ब्लड वेसल, यहां पर है ये ब्लड वेसल, ठीक है ना। अब इसके अंदर पड़े हैं 2-3 मॉलिक्यूल, तो यहां ज्यादा हुए यहां कम हुए ना, तो यहां से ये इधर चले जाएंगे, ठीक है, विदाउट द एनर्जी। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गए ना, इसीलिए इसे कहा जाता है अलोंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये किस में होता है? पैसिव डिफ्यूजन में होता है। किस में होता है? पैसिव डिफ्यूजन के अंदर होता है। समझ आया? ठीक है, चलिए, यानी कि हायर टू लोअर मूव करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब वो है कौन कौन से, तो आप लिखेंगे यहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ, एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ किस किस की लिखेंगे? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स। ग्लूकोज, अमीनो एसिड और इलेक्ट्रोलाइट्स। कैसे? जैसे क्लोराइड आयन। कौन सा? क्लोराइड आयन। यहां पर मेंशन करेंगे आप इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल कौन सा? क्लोराइड आयन लिखेंगे आप, क्लोराइड आयंस, ठीक है ना। क्योंकि कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे भी हैं जो एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे कि सोडियम, अभी आगे आएंगे। समझ आ गया बच्चों? यानी कि देखो, आप सब समझो केवल, सर पैसिव डिफ्यूजन वो है जिसमें एनर्जी नहीं लगती, जो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है, हायर टू लोअर साइड पर मूवमेंट होती है, और कुछ स्मॉल अमाउंट में कुछ जो पार्टिकल हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं, एब्जॉर्प्शन उनकी होती है। कौन कौन है वो? स्मॉल अमाउंट में ग्लूकोज, स्मॉल अमाउंट में अमीनो एसिड और इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन, ठीक है ना। अब सर क्या क्यों सारी ग्लूकोज क्यों नहीं हुई? देखिए, स्टार्टिंग में ग्लूकोज बहुत ज्यादा थी ल्यूमन के अंदर, अपने आप जितनी आ सकी यहां आ गई, फिर दोनों इक्वल हो गए, फिर दोनों के दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए ना, दोनों जगह पे। तो इसीलिए अब पैसिव का रोल खत्म हो जाएगा। इक्वल होते ही, सपोज कीजिए ल्यूमन के अंदर, इंटेस्टाइन के ल्यूमन के अंदर 100 मॉलिक्यूल थे और ब्लड के अंदर 10 मॉलिक्यूल थे, तो डिफ्यूजन होने के बाद, सिंपल डिफ्यूजन होने के बाद 55-55 हो गए दोनों जगह। तो नो डाउट ब्लड में तो इंक्रीज हो गए, लेकिन हमें ये 55 भी उठाने हैं यहां से। क्यों? अगर यहां से नहीं उठाए गए तो फीकल मैटर के साथ हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए एक्टिव डिफ्यूजन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एक्टिव डिफ्यूजन। तो इसमें आप लिखेंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव डिफ्यूजन कैसे चलता है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका क्या मतलब हुआ सर? अगर मान लीजिए, इसका मतलब होता है कि मान लो ये ए साइट है, ये बी साइट है, यहां पर 10 मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं और यहां पर 100 मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, तो पैसिव के हिसाब से इधर से इधर मूवमेंट होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी, ठीक है ना। क्या होगा? इन्हें भी इधर ही उठा लिया जाएगा, कम यहां है फिर भी यहां चले जाएंगे। वही बात हो गई ना, ये हुआ ब्लड वेसल और ये हुआ ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन। बच्चों, अगर 10 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बाय चांस यहां पड़े हैं और यहां पर 50 पड़े हुए हैं, तो ये तो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेगी ब्लड से लेकर के। लेकिन अगर ये यहां से एब्जॉर्ब नहीं किए गए तो फीकल मैटर के साथ हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे ना, निकल जाएंगे ना। इसीलिए इन 10 को भी हमारी बॉडी एनर्जी लगा करके कहां ले लेती है? ब्लड के अंदर खींच लेती है, जिसको बोलते हैं अगेंस्ट टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अगेंस्ट टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ? लोअर टू हायर। मूवमेंट कहां हुई? यहां पे हायर टू लोअर थी, यहां पर क्या हुई? लोअर टू हायर। क्या हुई? लोअर टू हायर, सही है ना। तो उसे बोलते हैं एक्टिव डिफ्यूजन। अब समझ आया कैसे हो गई? क्योंकि यहां पर एनर्जी यूज हुई, धक्के से उठा लिया, फोर्स लगा के उठा लिया। क्यों? क्योंकि विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। और किसकी फॉर्म में? मैं लिख रहा हूं एक्सपेंड
एटीपी। एटीपी क्या है? हमारी एनर्जी करेंसी है। समझ आया? अब हम बताएंगे कौन कौन। मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज, देखिए सारा नहीं कहा क्योंकि पहले पैसिव से हुआ था, पहले पैसिव से हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद some amount of glucose is absorbed by passive diffusion, but most of the glucose is absorbed by most of number 1 glucose, number 2 amino acid and number 3 sodium जो है ये एक्टिवली एब्जॉर्ब किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? एक्टिवली एब्जॉर्ब किए जाते हैं। समझ आया? अब क्वेश्चन आ गया कि स्मॉल अमाउंट में स्टार्टिंग में क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में स्टार्टिंग में होते हैं बच्चों पैसिव, फिर हो जाते हैं एक्टिव, ठीक है, जो बच जाएंगे। समझ आ गया? चलिए थर्ड है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसमें हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयंस और प्रोटीन, जिनको अंदर लेने के लिए किसकी जरूरत हो? विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयन, कैरियर आयंस, ठीक है, या कैरियर्स और प्रोटीन्स। बेसिकली ये प्रोटीन के ही बने होते हैं, ठीक है, कैरियर आयंस और प्रोटीन। तो इससे बच्चों किस किस की एब्जॉर्प्शन होती है? लिखो फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज, सम अमीनो एसिड, ठीक है ना। फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होती है। सम अमीनो एसिड, कुछ अमीनो एसिड हैं, अमीनो एसिड हैं जो कैरियर आयन से क्या होते हैं? एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और कौन से? फॉर एग्जांपल सोडियम विद कैरियर आयन ऑफ सोडियम, ठीक है ना। सम अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड विद कैरियर आयंस ऑफ सोडियम। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आया बच्चों आपको यहां पे? ठीक है, जैसे कि आप मेरे साथ लिखेंगे एक लाइन, मैं बोल रहा हूं, शुरू करो बच्चों। सम ऑफ द सब्सटेंसेस लाइक फ्रक्टोज and some amino acids are absorbed with the help of carrier ions like sodium. Some of the substances like fructose and some amino acid are absorbed with the help of carrier ion like sodium, and this process is called as facilitated diffusion। और इसे क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। समझ आया बच्चों? लेकिन अगर अब हम बात बताएं आपको कि एब्जॉर्प्शन कहां से होती है, देखिए हमने कहा था मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन तो ब्लड में होती है, लेकिन कुछ अमाउंट जो है हमारी कहां होती है? लिम्फ के अंदर होती है। किसकी? लिपिड और फैट की, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने बच्चों डायग्राम बना रहा हूं, आप बहुत अच्छे से समझेंगे। डायग्राम बना रहा हूं किसका? हमारी विल्ली का, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, ठीक है ना। तो विल्ली के अंदर स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, किस तरह से वो प्रेजेंट होती है? देखो सबसे पहले क्या होती है? म्यूकोसल लेयर होती है, पढ़ा था हमने हिस्टोलॉजी के अंदर। म्यूकस, म्यूकोसा की लेयर होती है ना अंदर वाली, ठीक है ना। उस लेयर में सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंटेरोसाइट्स। देखिए मैं अभी बना रहा हूं आपके सामने, ये लो। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, उधर ये मैंने एक विल्ली बनाई है बच्चों, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी। किसके अंदर? किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये इसकी आउटर लेयर ऑफ सेल है, विल्ली के सबसे बाहर वाली।
और आपने पढ़ा था कि विल्ली के ऊपर माइक्रो विल्ली भी होती है, पढ़ा था ना? तो हम अभी बनाएंगे, ये लो, ये बन गई बच्चों हमारी आउटर सेल्स। आप अच्छे से बना लेना सब, ठीक है? ये क्या है? विल्ली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये हो गई आउटर लेयर। आउटर लेयर के बाहर स्मॉल प्रोजेक्शन हो जाएंगी, वो क्या होंगी? माइक्रोविल्ली। क्या होंगी? माइक्रोविल्ली। ये देखो यहां पर इस तरह से, ये फिर से एक्सटेंशन हो गई ना फिंगर लाइक, इन्हें बोलते हैं बच्चों माइक्रोविल्ली। आप अच्छे से बना लेना। और इन सब के अंदर आप डॉट लगाएंगे। डॉट का मतलब होता है न्यूक्लियस। बच्चों बिना न्यूक्लियस के हम किसी भी सेल को ना लाइव सेल नहीं मानते। लाइव सेल शो करने के लिए न्यूक्लियस का होना बहुत जरूरी। इसके अंदर आप डॉट लगा लेना सबके अंदर। इनका नाम क्या है बच्चों? एंटेरोसाइट। क्या नाम है इन सेल्स का? नाम है, ठीक है? तो आप लेबलिंग करेंगे मेरे साथ साथ। एंटेरोसाइट, माइक्रोविल्ली, ये लो, these are the enterocyte, ठीक है? एंड these are the माइक्रोविल्ली, ठीक है? अब इसके अंदर बच्चों होती है ब्लड वेसल। इसके अंदर क्या होते हैं? ब्लड वेसल। देखो ध्यान से, ये यहां पर हो गया हमारा एक ब्लड सप्लाई, यानी कि ब्लड। ठीक है? क्लियर हो गया? और इसके अंदर ब्लड से नेक्स्ट होते हैं हमारे लैक्टील्स। लेकिन किस तरह से होते हैं मैं आपको बताता हूं अभी। ठीक है? क्लियर? इसके अंदर बच्चों हमारा क्या होगा? लैक्टिल्स, जो क्या होते हैं? सिंगल लार्ज लिम्फ वेसल की फॉर्म में, या लैक्टिल उन्हें हम बोलते हैं। देखो यहां पर ये, these are the lacteals। ठीक है बच्चों? क्लियर है? ये फर्दर आगे विलाई में चली जाएंगे, ठीक है ना? कनेक्शन लेंगे वहां से। चलिए, तो बच्चों पहले आप मेंशन करो ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरी, और फिर आप मेंशन करेंगे लैक्टील्स, ठीक है ना? तो ये यहां पर क्या है? दैट इज द ब्लड कैपिलरी। और दीज, ये जो स्ट्रक्चर है, दीज आर द लैक्टील्स। ठीक है? लिखिए मेरे साथ, LACTES।
EAL होता है। लेक्टिल, लेक्टिल क्या होता है बच्चों, आप लिख सकते हो इसको यहां पर, सिंगल लार्ज लिम्फ वेसल, सिंगल लार्ज लिम्फ, LYMPH लिम्फ वेसल, ठीक है ना, VESSEL, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है बच्चों हमारा किसका, विल्लाई का। नीचे लिख लेना आप, क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ इंटेस्टाइनल विल्लाई, समझ आ गया। अब ये जो विल्ली है बच्चों, ये ल्यूमन को टच करती है क्योंकि माइक्रोविल्ली प्रेजेंट है ना, ये ल्यूमन हुआ ना, तो यहां पर हमारा डाइजेस्टेड फूड पड़ा हुआ है, यहां पर हमारा क्या पड़ा हुआ, डाइजेस्टेड फूड पड़ा हुआ है। अब हमने उस फूड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहली पार्ट है दैट इज वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, ठीक है, और दूसरा पार्ट है हमारा वाटर इनसोल्यूबल, दूसरा पार्ट है हमारा वाटर इनसोल्यूबल। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें वाटर सोल्यूबल की, तो सर वो कौन कौन है, पहला है हमारा ग्लूकोज अमीनो एसिड, जो स्टार्टिंग में थे हमारे ग्लूकोज, ये लीजिए ग्लूकोज अमीनो एसिड। अब हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि कुछ ग्लूकोज और कुछ अमीनो एसिड पैसिवली क्या हो जाते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों, मैं लिख रहा हूं यहां पे बच्चों, देखो इनिशियली ये कहां गए, एंटेरोसाइट में गए, कहां गए, ल्यूमन है ना ये तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इनिशियली, लिखिए मेरे साथ, INITIALLY, इनिशियली पैसिव, क्योंकि मैं करा चुका हूं ये, इनिशियली पैसिव, स्टार्टिंग में पैसिव होते हैं, और यहां से फिर ये कहां चले जाएंगे, यहां से चले जाएंगे ब्लड वेसल के अंदर, क्योंकि ये ब्लड कैपिलरीज है ना यहां पर, वो देखो हमने बनाया हुआ ब्लड कैपिलरीज है ना। तो स्टार्टिंग में पैसिवली ये एब्जॉर्ब हुए और कहां चले गए, ब्लड में चले गए। उसके बाद लिखो देन एक्टिव एब्जॉर्प्शन इन ब्लड, फिर सीधा ब्लड के अंदर क्या हुए, एक्टिव एब्जॉर्प्शन हुई, देन एक्टिव एब्जॉर्प्शन इन ब्लड, ठीक है। यानी कि पहले इन दोनों की क्या हुई, पहले इन दोनों की हुई पैसिव डिफ्यूजन और फिर हुई एक्टिव एब्जॉर्प्शन या डिफ्यूजन, जिससे कि कहां चले गए, ब्लड के अंदर चले गए। फिर हम बात करते हैं फ्रक्टोज एंड सम अमीनो एसिड, क्योंकि ये भी वाटर सोल्यूबल है, तो वाटर सोल्यूबल ना, फ्रक्टोज एंड सम अमीनो एसिड्स, ये क्या थे बच्चों, ये हमारे थे जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से गए थे। ठीक है ना, अब ये कैसे जाएंगे, ये भी जाएंगे तो वहीं एंटेरोसाइट में पहले, ठीक है ना, और फिर कहां जाएंगे, वहां से ब्लड वेसल में जाएंगे, इनके ब्लड कैपिलरी में जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन कैसे जाएंगे, ये यहां डिफरेंस आ जाएगा, तो आप लिखेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बाय इन ब्लड, सॉरी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इन ब्लड, ठीक है बच्चों। यानी कि सर ग्लूकोज और अमीनो एसिड पहले पैसिवली चलते हैं फिर एक्टिवली चलते हैं, उसके बाद फ्रक्टोज और सम अमीनो एसिड हैं जो केवल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ही ब्लड के अंदर जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, वाटर इनसोल्यूबल की। वो कौन है बच्चों, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, कौन है वो, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये क्या है बच्चों, ये वाटर इनसोल्यूबल हैं, ठीक है। ये कैसे जाएंगे, ये दोनों के दोनों लिम्फ इन्हें एब्जॉर्ब करेगा, किस फॉर्म में, ये मैंने आपको करा रखा है बच्चों, काइलोमाइक्रोन बताया था ना, ये देखो, ये मैं अभी अभी क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक एरो कंप्लीट नहीं कर रहा, पहले मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पे, तो आप ध्यान देना क्यों लिखा, देखो एब्जॉर्प्शन इन लिम्फ, इनकी एब्जॉर्प्शन कहां हुई, एब्जॉर्प्शन इन LYMPH, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है ना। इनकी एब्जॉर्प्शन लिम्फ में होगी, तो लिम्फ कहां है, यहां से एंटेरोसाइट, और एंटेरोसाइट से ये लिम्फ लेक्टील्स,
समझ आया ना अब आपको? ऊपर भी नीचे भी, ठीक है ना, जहां भी होगा। लेकिन कैसे होएगी ये तो आपको पता है ना। पहले क्या बनेंगे? मिसल्स बनेंगे। पढ़ा रखा है बच्चों मैंने आपको, MICELLES, MICELLES, मिसल्स बनेंगे। और मिसल्स किस में कन्वर्ट हुए थे? काइलोमाइक्रोन। पढ़ा रखा है ना, CHYLOMICRON, काइलोमाइक्रोन। ठीक है, अभी मैं काइलोमाइक्रोन वाले को दोबारा आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बस आपने याद रखना है, वाटर सोल्यूबल ग्लूकोज अमीनो एसिड पहले पैसिव फिर एक्टिव, फ्रक्टोज और सम अमीनो एसिड फैसिलिटेड डिफ्यूजन से। वाटर सोल्यूबल में, इनसोल्यूबल में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लिम्फ में जाएंगे सीधे, और मिसल्स बनेंगे, फिर काइलोमाइक्रोन बनेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा विल्ली का एब्जॉर्प्शनल एरिया, कि वो किस तरह से कैसे कैसे क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, जो भी आपके डाउट है बच्चों आप चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम इसे कंसीडर करेंगे। तो समझ आया आपको? ठीक है, केवल आपको डिवाइड करना है कि कौन कौन पैसिवली एब्जॉर्ब हुआ, कौन पहले हुआ, कौन बाद में हुआ, कौन फैसिलिटेटेड हुआ और कौन सीधा लिम्फ में गया। बस ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन आएगा कि ब्लड बताओ, ब्लड में कौन कौन से एब्जॉर्ब होते हैं, बताओ लिम्फ में कौन एब्जॉर्ब होता है, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे किसकी, हेडिंग बनाओ मेरे साथ, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। मैंने पहले भी करा रखा है लेकिन थोड़ा सा अच्छे से मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा। हेडिंग बनाओ, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। फैट के ऊपर सबसे पहले किसने काम किया था? बाइल ने। और क्या कर दिया था? उसको कन्वर्ट कर दिया था किसके अंदर? मिसल्स के अंदर, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर। याद है ना आपको? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, क्योंकि बाकी की तो ब्लड में ही है ना। ठीक है बच्चों, तो आप लिखो मेरे साथ, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर वाटर insoluble substances. Fatty acid and glycerol, fatty acid and glycerol जो है वाटर insoluble है, so can't directly absorbed by blood. ठीक है, तो फिर ये कैसे होंगे? दे आर their absorption takes place with the help of bile. ठीक है ना, their absorption takes place with the help of किसकी? बाइल। पढ़ा था ना आपने, इनकी बाइल की हेल्प से इनकी क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है। कैसे? देखो मेरे साथ साथ लिखेंगे, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है दोनों के ऊपर कौन काम करेगा? बाइल। याद है ना बच्चों आपको, बाइल सॉल्ट्स थे जो, है ना, विद बाइल सॉल्ट्स। चलिए मैं मेंशन कर देता हूं, बाइल सॉल्ट्स। ठीक है ना, इनऑर्गेनिक ने एल्कलाइन मीडियम बनाने का काम किया था, और ऑर्गेनिक ने क्या किया था? ऑर्गेनिक ने अमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में काम की थी, वही है ये। ठीक है ना, क्लियर? तो यहां पर क्या हो गया था? यहां पर मिसल्स बन गए थे। क्या बन गए थे? मिसल्स। ठीक है बच्चों, क्या बन गए? मिसल्स यहां पर बन गए थे। अब इन मिसल्स के अंदर है क्या? देखिए ये इस तरह का मिसल बन गया, ये इसके अंदर दो चीजें हैं। कौन कौन? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। क्या है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है ना, Fa प्लस GLY लिख लो आप इसके अंदर। ठीक है, ये लो मैं अच्छे से लिख देता हूं, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, ये दो चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, किसने किया? और बाइल सोल्ट भी है इसके साथ। ठीक है ना, यहां पर क्या है? बाइल सोल्ट। ठीक है,
और ये कौन कौन है यहाँ पे, मोनो एंड डाइग्लिसराइड यहाँ पर हैं, मोनो एंड डाइग्लिसराइड। ठीक है, यहां पर कौन अटैच है, बाइल सोल्ट, इसके साथ ही है, ठीक है ना। तो ये मिसल की फॉर्मेशन हुई। अब इसने क्या किया, ये मिसल एंटर कर गए कहां पर, एरो के ऊपर लिखो, एंटर्स इनटू, एंटर इनटू एंटेरोसाइट। याद है ना एंटेरोसाइट कौन सी, आउटर लेयर सेल थी किसकी, माइक्रोविलाई की। ये मिसल एंटर कर गए कहां पर, एंटेरोसाइट के अंदर, जहां पर क्या हुआ, ब्रेकडाउन एंड रीफॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड विद प्रोटीन। जहां पर ये दोबारा टूटे और रीफॉर्मेशन हुई, दोबारा से कंस्ट्रक्शन हुई, किसकी बताएंगे अभी, प्रोटीन के साथ। ब्रेकडाउन एंड रीफॉर्मेशन, फॉर्मेशन विद प्रोटीन। ठीक है, ये यहां पर जाकर दोबारा टूटे और रीफॉर्मेशन हुई प्रोटीन के साथ। ठीक है, जिसका नाम क्या पड़ा, अब रीफॉर्मेशन के बाद इनका नाम क्या पड़ा, काइलोमाइक्रोन, CHYLOMICRON, काइलोमाइक्रोन। ठीक है ना। चलो बच्चों ध्यान से देखो, फिर यहां दोबारा रिपीट करता हूं। फैटी एसिड के ऊपर एक्ट किया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के ऊपर एक्ट किया बाइल सोल्ट ने, इसको मिसल्स में कन्वर्ट कर दिया। मिसल के अंदर जो बाइल सोल्ट हैं, वो मिसल्स के अंदर बाइल सोल्ट और मोनोडाइग्लिसराइड की फॉर्म में फैटी एसिड है। ठीक है ना, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर मिसल्स एंटर कर गया कहां पर, एंटेरोसाइट के अंदर। एंटेरोसाइट के अंदर जब एंटर किया तो इसकी दोबारा से ब्रेकडाउन हुई और रीफॉर्मेशन हुई प्रोटीन के साथ, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। ये है वही फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट हो गया, और ये है प्रोटीन कोट। इस स्ट्रक्चर को कहा काइलोमाइक्रोन। फिर ये काइलोमाइक्रोन एंटर कर गया किसमें, लैक्टील के अंदर, और लैक्टील कौन है, लिम्फ वेसल। जब एक बार ये लैक्टील के अंदर एंटर कर गया तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन हो गई किसकी, किसकी, फैट की। समझ आया आपको, लिपिड की। ठीक है, मैं आपको बच्चों इसकी थ्योरी की पिक लेकर के आपके ग्रुप में सेंड करूंगा। ठीक है, आप वहां से भी लिख लेना, और जो ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया है ये एज इट इज क्या होगा, ये एज इट इज हमारा किसके लिए है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट के लिए है। ठीक है, इसी को थ्योरी में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना। क्लियर हो गया। चलिए, तो हमारे पास बच्चों अभी 5 मिनट हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर बच्चों आपको शाम को ही मिल जाएगा। अभी मैं आपके डाउट लूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा पहले, बच्चों हमारा लेक्चर जो है 10 मिनट का रह गया है। ठीक है, ऐसा करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें 10 मिनट का हमारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा। किसके बारे में, हमारे इजेशन के बारे में, फीकल मैटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या कलर होता है, स्मेल कौन प्रोवाइड करता है, कलर कौन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो बेबी पैदा होता है उसके अंदर जो फर्स्ट फीकल मैटर होता है उसे क्या बोलते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ फीकल मैटर कराऊंगा। ये 10 मिनट का टॉपिक रह गया है केवल, और फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट के बाद हमारे पास 40 मिनट बचेंगी। ठीक है, तो आप जो भी डाउट मेरे से लेना चाहें तब ले सकते हैं। एक बार मैं अभी आपके डाउट देख लेता हूं क्या क्या हैं, और थोड़ी देर में बच्चों मैं एक पिक सेंड करूंगा आपके ग्रुप के अंदर, जिसमें पूरी की पूरी एब्जॉर्प्शन की थ्योरी होगी जो मैंने आपको समझाई है। आपने इसके साथ वो थ्योरी ऐड कर लेनी है। वो थ्योरी जो है इसी की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, जो मैंने बोला है वो उसी की एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आपने नोट्स के अंदर साथ साथ लिखनी है। ठीक है।